Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 27th of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, हैव एनर्जी नीड्स नो कट फॉर कोल फेज डाउन। तो पावर मिनिस्टर का क्या कहना है? यूनियन पावर मिनिस्टर का ये कहना है कि जो फेज डाउन करने की बात की जा रही कि कोल को फेज डाउन किया जाएगा, COP26 में ये बात की गई थी कि कोल को फेज डाउन किया जाएगा। पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज पुश कर रहे थे कि फेज डाउन नहीं फेज आउट करना है, उसके बाद इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ के प्रेशराइज करने पर फेज आउट को फेज डाउन किया गया था। तो जो पावर मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पर फेज डाउन होने वाला है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होगा, ये परसेंटेज टर्म्स में होगा और हमें नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं ये आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होंगी, इसीलिए हमें नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो हम फेज डाउन करेंगे ये हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे, ये हम परसेंटेज टर्म्स में करेंगे। asserting that it was wrong to expect India to start reducing its coal capacities। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनको ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एमिशंस कर लिए, डेवलपमेंट कर लिया और अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर सारे ही कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को लेकर विगरस एक्शन लें। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट चेंज को लेकर और इनको यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर। फॉर एग्जांपल इनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको यहाँ पर फाइनेंस ट्रांसफ़र करना चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। तो asserting that it was wrong to expect India to start reducing its coal capacities, Union Power Minister said the country will continue to set up new coal-fired power plants क्योंकि आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इंक्रीज होंगी और इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में कम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में फेज डाउन करेंगे कोल को। एज पर द टारगेट्स वी हैव सेट फॉर 2030 द फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वुड कम डाउन फ्रॉम द करंट अबाउट 60% टू अबाउट 35%। लेट्स बी वेरी क्लियर, द फेज डाउन ऑफ कोल वुड हैपन इन परसेंटेज टर्म्स नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पंचम टारगेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 में दिए थे। COP26 हुई थी ग्लासगो यूके में। COP27 अभी हमने डिस्कस किए थे, COP27 के जो भी आउटकम्स थे। COP27 हुई है शर्म शेख इजिप्ट में और जो COP28 है ये होगी UAE में। तो पंचम टारगेट्स में क्या टारगेट्स दिए गए थे? इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड द फॉलोइंग 5 नेक्टर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन। फर्स्ट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को हम रीच करेंगे बाई 2030। 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ये यहाँ पर आएंगी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाई 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल्स और नेट जीरो एमिशंस का टारगेट हम अचीव करेंगे बाई 2070। तो 2070 तक हम हो जाएंगे नेट ज़ीरो। तो आपको ये पाँचों याद होनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करोगे। तो पंचामृत क्या है इंडिया के? तो इंडिया के क्लाइमेट एक्शन ये आपको पांचों पता होने चाहिए कि हमें यहाँ पर 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को रीच करना है बाई 2030। जो हमारी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी ये हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे बाई 2030। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाई 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी बाई 45% बाई 2030 2005 के लेवल से और नेट जीरो एमिशंस हम अचीव करेंगे 2070 तक। NIA to home break nexus move gangsters from north to jails in south। तो क्या होता है जेल्स में? तो जेल्स में भी क्रिमिनल नेक्सस ऑपरेट होता है। तो क्रिमिनल नेक्सस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर NIA ने ये सजेशन दिया है कि यहाँ पर जो कुछ गैंगस्टर हैं इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए साउथ इंडिया की जेल्स में। मूविंग टू ब्रेक वॉट इट बिलीव्स इज अ क्रिमिनल नेक्सस ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड प्रिजन्स इन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ आस्क्ड द यूनियन होम मिनिस्ट्री कि यहाँ पर जो कुछ गैंगस्टर्स हैं इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जो फैसिलिटीज़ टू जेल्स इन सदर्न स्टेट्स। तो ये यहाँ पर NIA ने सजेशन दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। एजेंसी यहाँ पर एम्पावर्ड है टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स और यहाँ पर स्टेट से कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। 26/11 हमले के बाद बनाया गया था NIA को इन द वेक ऑफ द 26/11 मुंबई टेरर अटैक इन नवंबर 2008 विच शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड। उस समय की UPA गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि NIA को स्टैब्लिश किया जाएगा। जूरिसडिक्शन
द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट्स, ये होल ऑफ इंडिया में तो एक्सटेंड होता ही होता है, लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स कंट्री से बाहर रहते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। जो पर्सन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट में है, जहां पर भी पोस्टेड है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी, पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? द शेड्यूल टू द एक्ट स्पेसिफाई करता है अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जिनको कि इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट किया जाएगा बाय द NIA। अब हम चलते हैं आगे। रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इंडिया इज लर्न टू हैव एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन जनवरी 2023, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट में ब्रिंग बिल टू अलाउ NPR अपडेशन वाया बर्थ एंड डेथ डेटाबेस। तो यहाँ पर बात की गई है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की। तो एक बिल यहाँ पर प्रपोज किया गया है जो कि अलाउ करेगा कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं ये एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे ऑन बर्थ्स एंड डेथ्स, और इसको यूज़ किया जाएगा NPR को अपडेट करने के लिए। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यहाँ पर NPR और NRC में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप नहीं बाय करो तो आपको खुद से रीड करना है कि NPR और NRC में क्या डिफरेंस होता है। तो अ बिल दैट proposes to allow the Registrar General of India to maintain a database on births and deaths and use that to update the National Population Register। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोज्ड बिल, ये जो डेटा है इसको यूज़ किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने के लिए, आधार डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, राशन कार्ड्स एंड पासपोर्ट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस। The government intends to amend Section 3 of the RBD Act through an insertion of a Section 3A. तो RBD Act है Registration of Birth and Deaths Act of 1969. The Registrar General India shall maintain the database of registered births and deaths at the national level, और इस डेटा को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। पॉइंटिंग टू अंडर ट्रायल नंबर्स, तो इंडिया में जो प्रिजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है क्या हमें और जेल्स की ज़रूरत है। तो अगर हमारा कंट्री बात करता है कि जो जेल है ये एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल रूल होना चाहिए, तो बात ये है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको लेकर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केसेस को जल्दी मूव करने की ज़रूरत है। आई हेयर दीज डेज दैट वी विल हैव टू मेक न्यू प्रिजन्स बिकॉज यहाँ पर जो प्रिजन्स है ये ओवर क्राउडेड है। इफ़ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी, तो क्यों हमें और जेल्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए? हमें और जेल्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्हेन सम ऑफ द लीडिंग नेशंस इन द वेस्ट, तो यहाँ पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो जब वेस्ट में कुछ नेशंस ये बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर विमेन को वोटिंग राइट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, उस समय जो इंडिया की विमेन थी ये पार्टिसिपेट कर रही थी इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Over the last 7 decades of India's journey as an independent nation, जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता है और दूर जाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फोर्स नहीं करता है सिटीजन्स को कि आपको अपने राइट्स को चूज़ करना है या तो आपको अपने कल्चर को चूज़ करना है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। द CJ सेड दिस आइडियल इज व्हाट लीगल स्कॉलर ग्रेनविल ऑस्टिन वुड हैव रेफर टू एज द प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, कि आपको यहाँ पर चूज़ नहीं करना होता कि आपको यहाँ पर अपने कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर आपके राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन की। वन बी चीफ मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर बात की गई है गवर्नर्स की। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में ये जो टसल चलती रहती है उसके बारे में ही ये आर्टिकल है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक टाइटुलर हेड होता है जैसे कि ब्रिटिश मोनार्क, एंड द गवर्नमेंट इज रन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है पावर्स ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 163 में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड, ये यहाँ पर एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, एक्सेप्ट जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको रिक्वायर्ड है कि ये यहाँ पर डिस्क्रिशन के उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कि ये अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। लाइक द मोनार्क इन इंग्लैंड, गवर्नर के पास कोई रियल पावर्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ यहाँ पर टाइटुलर हेड होते हैं। ही में एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन ओनली इन मैटर्स जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इनको रिक्वायर करता है कि आप अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हो। स्टिल कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर कर दिए गए थे एक जजमेंट में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है इनको एक्सरसाइज करेंगे, जो भी इनको एडवाइस दी जाएगी मिनिस्टर्स के द्वारा, except in a few well-known exceptional situations।
अब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि जो गवर्नर्स हैं ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। गवर्नर की असेंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, तो गवर्नर की असेंट रिक्वायर्ड होती है। आर्टिकल 200 प्रोवाइड्स कि गवर्नर यहाँ पर असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं, बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पर असेंट को विदहेल्ड किया जा रहा है, द बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, और अगर बिल यहाँ पर वापस से पास होता है अमेंडमेंट्स के साथ या बिना अमेंडमेंट्स के साथ, तो गवर्नर यहाँ पर ऑब्लाइज्ड होते हैं कि वो अपनी कंसेंट दे। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गवर्नर्स यहाँ पर कुछ डिसीजन लेते ही नहीं है, दे जस्ट सिंपली सिट ऑन द बिल्स। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हो तमिलनाडु में, गवर्नर्स कॉन्ट्राडिक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपोज कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, 3 लैंग्वेज फॉर्मेट को, लेकिन जो उस स्टेट की गवर्नर है वो यहाँ पर फायदे गिनवा रहे हैं कि एनईपी कितनी अच्छी है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। Governors make unsavory remarks. A governor said of the chief minister that अगर सीएम यहाँ पर अवेयर नहीं है कि सीएम के ऑफिस से कोई यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है वाइस चांसलर को टू अपॉइंट अ रिलेटिव, इफ द सीएम वाज नॉट अवेयर दैट समवन फ्रॉम हिज ऑफिस वाज डायरेक्टिंग द वाइस चांसलर टू अपॉइंट अ रिलेटिव, तो इससे ये पता चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर कितने इनकॉम्पिटेंट है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट थी। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो गवर्नर्स हैं ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अ लेटर फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लास्ट वीक के न्यूज़पेपर से गो थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के पूरा इशू डिटेल में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है द लॉन्ग हैंड ऑफ द ईडी। इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ईडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वॉलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये फंक्शन करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती थी, बाद में इसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज बैक टू फर्स्ट में 1956, जब इन्फोर्समेंट यूनिट को फॉर्म किया गया था इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाद में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है और ये चली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। इन 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट, इसको ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ईडी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पीएमएलए को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईडी को ही दी गई है। ईडी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड अंडर कोफीपोसा ईडी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1974, ये डायरेक्टरेट एम्पावर्ड टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ फेमा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर लॉकडाउन में नहीं रहना है। चाइना ने मीटिंग की है इंडियन ओशियन रीजन के नेशंस के साथ, जिसमें इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। तो चाइना वही अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है इंडियन ओशियन रीजन को लेकर। चाइना हेल्ड अ मीटिंग दिस वीक विद 19 कंट्रीज फ्रॉम द इंडियन ओशियन रीजन, जिसमें इंडिया एब्सेंट था। द चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने मीटिंग की है ऑफ द चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया। चाइना ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि एक मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा बिटवीन चाइना एंड कंट्रीज इन द इंडियन ओशियन रीजन। फिस्कल चैलेंजेस लूम एज जॉब प्लान सब्सिडीज ड्राइव अप एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो सरकार ने टारगेट सेट कर रखा है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 6.4%, तो इसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो उसके कमेंसरेट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। With government expenditure surging beyond the budgeted levels on account of a rise in subsidies and the new recruitment drive, तो सेंटर यहाँ पर challenges face कर रहा है in meeting its fiscal deficit target of 6.4% of the GDP for financial year 23। एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हुआ कि इंक्रीमेंटल टैक्स रेवेन्यूज हमें देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी फिस्कल अर्थमेटिक ऐसी है कि यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है इसको अचीव करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है 2.5 to 3 लाख करोड़ की। फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था ये भी यहाँ पर फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। विंडफॉल टैक्सेस से भी यहाँ पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाया। विंडफॉल टैक्सेस हैव नॉट रिजल्टेड इन हाई रेवेन्यूज एज वाज एस्टिमेटेड अर्लियर, और जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाया। नेक्स्ट है हाउ अडानी विल टेक कंट्रोल ऑफ एनडीटीवी वाया ओपन ऑफर रूट। तो कल हमने डिस्कस किया था फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, आज हमने डिस्कस किया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इकोनॉमी के ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन ऑफर रूट। ओपन ऑफर रूट क्या होता है?
तो हम इस एग्जाम्पल से ही डिस्कस करेंगे। गौतम अडानी ने एनडीटीवी के पहले यहाँ पर स्टेक्स को एक्वायर किया था 29.18%। अब ये एडिशनली बाय करना चाहते हैं 26% स्टेक को। 29.18% ये पहले ले चुके हैं और ये एडिशनली बाय करना चाहते हैं 26% को। इसको लेने के लिए ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओपन ऑफर का। ओपन ऑफर क्या होता है? ओपन ऑफर इज एन ऑफर जो कि एक्वायरर करता है। एक्वायरर कौन है इस केस में? गौतम अडानी, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी कौन सी? एनडीटीवी। तो एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स को जो एक्वायरर गौतम अडानी ओपन ऑफर दे रहे हैं, तो ये है यहाँ पर ओपन ऑफर। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें शेयर होल्डर्स को ये कहा जाता है कि आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो जो यहाँ पर एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ये एक तरीके का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने शेयर्स को देकर एग्जिट ले लो। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ओपन ऑफर इज टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी ऑन अकाउंट की यहाँ पर चेंज करना होगा इनको कंट्रोल में और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। इसकी वजह से यहाँ पर ओपन ऑफर रूट किया जा रहा है। तो ओपन ऑफर रूट में सिंपल इतना सा है कि एडिशनल स्टेक्स को इनको एक्वायर करना है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर एनडीटीवी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑफर किया जा रहा है कि आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दो इन द एनडीटीवी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब यहाँ पर ओपन ऑफर कब ट्रिगर किया जा सकता है? तो ओपन ऑफर यहाँ पर तभी ट्रिगर किया जा सकता है जब एक्वायरर के पास यहाँ पर मोर देन 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए कंपनी में, तभी यहाँ पर ओपन ऑफर को ट्रिगर किया जा सकता है। सिक्योरिटी रिस्क यूएस बेंस हुआवे ZTE इक्विपमेंट सेल्स। अब यहाँ पर क्यों बैन किया गया है? क्योंकि यहाँ पर यूएस का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क है और ये जो चाइनीज टेक जायंट्स हैं ये यहाँ पर स्पाइंग कर सकती हैं। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बैंड अप्रूवल्स ऑफ न्यू टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना बिकॉज दे पोज एन अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। अब हम चलते हैं आगे। तो आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही था। एक बार हम रिवाइज करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार इनिशिएटिव्स बता देती हूँ। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, फॉर एग्जांपल हमने यूसीसी नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, तो अगर आपको इन सब का भी स्टैटिक पोर्शन चाहिए तो आप PDF बाय कर सकते हो। तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशनड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, आपको डेली PDF मिलेगी, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशनड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडिट टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था पंचामृत टारगेट्स। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ये रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए बाय 2030। रिडक्शन ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, और जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की ये हम रिड्यूस करेंगे बाय 45% बाय 2030 2005 के लेवल से, और 2070 तक हम हो जाएंगे नेट जीरो। फिर हमने NIA के बारे में डिस्कस किया। NIA सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसको कि यहाँ पर 2008 के हमले के बाद बनाया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, और इसको यहाँ पर स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है, और बाकी ये शेड्यूल ऑफेंसेस को देख सकती है, इसका जुरिसडिक्शन क्या है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आगे। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट लाइकली चीफ गेस्ट हो सकते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया NPR अपडेशन, तो इसको लेकर गवर्नमेंट एक बिल लेकर आने वाली है जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अलाउ करेगा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं बर्थ और डेथ्स को लेकर, और इस डेटा को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा NPR को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंटिंग टू अंडर ट्रायल नंबर्स, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन मिलता है कि आपको अपने कल्चर और अपने राइट्स में से किसी को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। वानाबी चीफ मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का जो टसल चलता है उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट हमने ED के बारे में डिस्कस किया।
द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मैंडेट किया गया है विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। ये फंक्शन करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थी, बाद में इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, बाद में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया। ये किसको किसको इंप्लीमेंट करती है? पीएमएलए को इंप्लीमेंट करती है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट को इंप्लीमेंट करती है, फेमा को इंप्लीमेंट करती है, और ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है कोफेपोसा की। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर चाइना ने एक मीटिंग की है 19 नेशंस के साथ इन इंडियन ओशन रीजन, जिसमें इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। फिस्कल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फिर हमने यहाँ पर ओपन ऑफर रूट डिस्कस किया। तो ओपन ऑफर रूट क्या होता है? इट्स रूल्स, सेबी के रूल्स के अनुसार एन ओपन ऑफर इज एन ऑफर जो कि एक्वायरर करता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, और उनको इनवाइट किया जाता है कि आप अपने शेयर्स को टेंडर कर दो इन द टारगेट कंपनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। और यहाँ पर ओपन ऑफर तभी ट्रिगर किया जा सकता है जब यहाँ पर एक्वायरर के पास 25% होना चाहिए ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क के चलते यूएस ने यहाँ पर बैन कर दिया हुआवाई एंड ZTE इक्विपमेंट सेल्स। तो ये यहाँ पर चाइनीज टेक जाइंट्स हैं। तो आई होप आपको न्यूज़पेपर डिटेल में समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।